Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series and final lecture of this series. मैंने पहले ये वीडियो में कहा था कि आज मैंने जो है इस चैप्टर को एंड करना है, उसके बाद फिर हम मजीद देखेंगे कि भाई हमने कहाँ से कंटिन्यू करना है चीज़ों को। आज जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो टॉपिक आपके सामने लिखा पड़ा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। इसमें ये जो अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है, और उसके बाद ये हाइजेनबर्ग जो है ये तो साइंटिस्ट का नाम है, वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसने ये अपना प्रिंसिपल दिया था। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मजीद नहीं, थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लें कि ये अनसर्टेनिटी वर्ड की मीनिंग क्या होती है और इसका ह्यूमन के साथ क्या कनेक्शन है, जो हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये अनसर्टेनिटी जो है, इस अनसर्टेनिटी की अगर मैं माना बताऊं आपको, तो अनसर्टेनिटी की माने होती है गैर यकीनियत। गैर यकीनियत, यकीनियत, हाँ। तो अनसर्टेनिटी वर्ड की अगर मीनिंग पर जाएंगे तो अनसर्टेनिटी वर्ड की मीनिंग गैर यकीनियत होती है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड एरर। अब भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई भी चीज अगर हम ऑब्जर्व, कोई भी चीज अरेंजमेंट के हिसाब से कर लें तो समटाइम्स इट हैज अनसर्टेनिटी एंड समटाइम्स इट हैज एन एरर। तो कभी कभार उसको एरर भी हो सकता है, कभी कभार उसमें अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। ये अनसर्टेनिटी दर हकीकत किसी भी मेजरमेंट में गैर यकीनियत का नाम होता है, किसी भी मेजरमेंट में। लेट सपोज मैं आपको कहूं कि भाई आपने जो है ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, सही है। अब पॉइंट ए पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो बंदा रुका नहीं हुआ। आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट बी पर जा रहा है एंड आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट बी से फिर ए की तरफ आ रहा है, फिर ए से अगेन कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, बार बार रिपीटेशन कर रहा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट पोजीशन। अब एग्जैक्ट पोजीशन क्यों नहीं बता सकते आप, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आप जो है उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो जो बंदा है वो पॉइंट ए और बी के बीच में है, समटाइम्स एट ए समटाइम्स एट बी, लेकिन आप मुझे एक्यूरेट नहीं बता सकते। अब ये जो एक्यूरेट नहीं बता सकते, इट मींस व्हाट, दैट इट हैज अनसर्टेनिटी। इसके अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इस अनसर्टेनिटी को मेजर करने में किसी इंसान की गलती होती है? नहीं भाई, आप चाहे आप तो यही कहेंगे ना कि सर हमारी तो गलती इसमें है ही नहीं ना, हम जो चीज देख रहे हैं हम उसी चीज को बता रहे हैं, वो तो पॉइंट ए और बी के दरमियान में भी है। अब ये हम एग्जैक्ट क्यों नहीं बता सकते, ये दर हकीकत क्या होता है, हमारे ह्यूमन सेंसेस जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। ठीक है, इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, ये याद रखिएगा। ये जो अनसर्टेनिटी है ये इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस की वजह से भी हो सकती है, मतलब दूसरी वजूहात भी हैं, लेकिन इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंस भी एक वजह है इस अनसर्टेनिटी के लिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई जो है ना वो घरों में वॉल क्लॉक लगे हुए हैं, है ना, और आपने जो है वो टाइम मुझे एग्जैक्ट बताना है, ठीक है, तो आप टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब टाइम मुझे आप एग्जैक्ट क्यों नहीं बता सकते, आप कहेंगे सर देखें घंटों की सुई और मिनट्स की सुई को देखें तो 3 बजे हुए हैं, लेकिन सेकंड की तो मेजरमेंट कर रही है ना, सेकंड वाली जो नीडल है वो तो चलती जा रही है। तो आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। अब एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि सूरज की रोशनी जब उस वॉल क्लॉक के साथ टकराने के बाद हमारे पास पहुंच रही है तो उसको कुछ सेकंड्स गुजर रहे हैं, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड, या कितने भी सेकंड गुजर रहे हैं। तो ये जो कितने भी सेकंड गुजर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो ह्यूमन सेंसेस हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो उस चीज को एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे। अब ये जो एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा रहे, इट मींस व्हाट, that the measurement in the time or measurement in the position of a person is a little bit uncertain। तो उनकी जो पोजीशन है किसी बंदे की, या आप जो है उस नीडल की पोजीशन मुझे नहीं बता पा रहे, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे, इसका मतलब क्या है कि उस मेजरमेंट में, उस पोजीशन में क्या है, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। ऐसे ही
हमारे पास कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं तो उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है। समटाइम्स हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ लिमिट्स रखी जाती हैं, तो उस लिमिटेशंस इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो अनसर्टेनिटी है उसमें किसी इंसान की गलती नहीं होती, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन एरर में जो है ना, एरर में वो इंसान की गलती हो सकती है भाई। हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट में गलती हो सकता है कोई बंदा किसी इंस्ट्रूमेंट को सही तरह यूज ना कर पा रहा हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी ना हो, तो किसी भी रीडिंग में किसी भी मेजरमेंट में वो एरर जो है ना वो शामिल हो सकती है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपने जो है वो जहन में रखनी है अबाउट अनसर्टेनिटी एंड एरर। तो अनसर्टेनिटी का मतलब गलती नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी का मतलब गैर यकीनियत है। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम थोड़ा टॉपिक से हट गए थे, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ चला गया था। बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। केस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास। डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी की ही बात करूंगा, तो मैं इस चीज को इरेज करना चाहूंगा, ये गैर यकीनियत भी मैं इरेज करना चाहूंगा। मुझे थोड़ा सा लॉजिक देना था कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। तो चलें हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक बंदा जो है वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये बंदा है और वो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा दूर हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आप ऐसे समझ लें कि भाई मैं जो है वो किसी भी प्लेनेट को देखना चाह रहा हूँ, तो प्लेनेट यहाँ पर है और मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। प्लेनेट वैसे भी दूर होते हैं, तो ये प्लेनेट है जो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है और मैं इस प्लेनेट को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं विदाउट लाइट तो इसको नहीं देख सकता। तो मुझे जो है वो लाइट की नीड होगी। अब मुझे यहाँ पर किस लाइट की नीड होगी, उस लाइट की नीड होगी जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, मुझे अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर वाला ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़ा है, प्लेनेट की साइज बहुत बड़ी होती है, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी वेव यूज करूंगा जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर होगी, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मुझे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है तो मैं लॉन्गर वेवलेंथ की एक वेव यूज करूंगा ताकि मुझे उसकी इमेज मेरी आंखों में क्लियरली नजर आ जाए। सही है। अब इसी तरीके के साथ मैं यहीं पर ही खड़ा हूं, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना है। अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास बहुत करीब है और उसकी साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे छोटे ऑब्जेक्ट देखने हैं तो मैं क्या करूंगा, मुझे छोटे ऑब्जेक्ट देखने के लिए शॉर्टर इन वेवलेंथ वाली कोई भी एक वेव यूज करनी पड़ेगी, शॉर्टर इन वेवलेंथ। तो ये दो कॉन्सेप्ट काइंडली अपने जहन में रखिएगा। मैं इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इस चीज को यूज करूंगा, यानी कि अगर मुझे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं लॉन्गर वेवलेंथ की वेव यूज करूंगा। अब लॉन्गर वेवलेंथ की वेव कौन सी हो सकती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम हो, तो मैं जो है वो यूज करूंगा, रेडियो वेव को यूज कर सकता हूँ देखने के लिए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। आई थिंक उसकी वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर या उससे अबोव होती है, बट आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट दिस वन। और अगर मुझे स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं शॉर्टर वेवलेंथ की कोई एक वेव यूज करूंगा, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड बहुत ज्यादा हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा कि भाई दूर चीजों के लिए लॉन्गर वेवलेंथ जो जिनकी साइज बड़ी हो, और स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम शॉर्टर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। अच्छा, लॉन्गर वेवलेंथ का क्या मतलब है, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी, है ना। ये थोड़ा भी कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, ये थोड़े ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो हमारे पास जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड बहुत ज्यादा हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड बहुत ज्यादा। अब हमें क्या करना है, हमें उसी इलेक्ट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट करना है जैसे हमने डेविसन और जर्मर पर किया था, और उसकी फंक्शंस को हमने देखना है। ठीक है, तो चलें मैं यहाँ से इस चीज को रेज कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक बंदा है, वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा किसी भी माइक्रोस्कोप से। हम जो माइक्रोस्कोप यूज करेंगे वो हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम को फाइंड करने के लिए। तो चलें, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम जो वेव यूज करेंगे, अब वो कौन सी वेव होगी, अभी मैंने आपको समझाया, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई हम जो फोटोन यूज करेंगे, हम जो वेव यूज करेंगे, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी।
अब वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। रिमेंबर दिस वन। अब यहाँ तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है, फोटॉन की एनर्जी, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है hc ओवर वेवलेंथ। भाई अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या, सॉरी वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर एक फोटॉन आएगा, जो वो फोटॉन जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? टकराएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, देखें एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम की चेंज बहुत ज्यादा आएगी। मोमेंटम का क्या मतलब है? वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है या जो वेलोसिटी है उसमें ज्यादा चेंज आने वाला है, ह्यूज चेंज। किसमें चेंज आने वाला है? थोड़ा सा याद रखिएगा, ह्यूज चेंज इन मोमेंटम। मैं वेलोसिटी नहीं बल्कि मोमेंटम की बात करूंगा, वरना आप वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। ह्यूज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगी, मोमेंटम में भी ज्यादा चेंज आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो फोटॉन है ये टकराने के बाद हमारे आंखों पर जाके टकराएगा, ठीक है, और हमारे आंखों पर इस इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की इमेज बन गई तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? आप बताएंगे सर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन किस तरीके के साथ लोकेट करवाई। देखिए मैं एक मतलब इसको रिपीट कर लेता हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की इमेज चाहिए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चाहिए, तो मैं जो वेव यूज करूंगा वो शॉर्टर वेवलेंथ की होगी। शॉर्टर वेवलेंथ का क्या मतलब है? उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन में टकराने के बाद जब वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा। अगर ज्यादा चेंज आएगा तो मोमेंटम भी ज्यादा चेंज होने वाली है। तो मोमेंटम जब ज्यादा चेंज होने वाली है तो टकराने के बाद फोटॉन हमारी आंखों में लगेगा, और उसकी इमेज हमारे आंखों में जो है वो मतलब बन जाएगी इस फॉर्मेशन के हिसाब से। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने इन चीजों को यूज कर दिया। अब यहाँ पर इस चीजों का क्या मतलब था? देखिए आपने मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन गैर यकीनियत में नहीं है। आपने पोजीशन मुझे बता दी कि सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो आपने पोजीशन को किस में रखा? पोजीशन को आपने रखा सर्टेन में, ठीक है। लेकिन क्या आप मुझे मोमेंटम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ह्यूज चेंज इन मोमेंटम आई है ना, तो वो तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, तो अब मुझे उसकी मोमेंटम नहीं बता सकते। अब अगर पोजीशन में सर्टेन है तो बदले में मोमेंटम में क्या होगा? मोमेंटम में अनसर्टेन आ जाएगा। तो मोमेंटम में क्या आ जाएगा? अनसर्टेन आ जाएगा। मोमेंटम इज अनसर्टेन। तो ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर पोजीशन को सर्टेन कर रहे हैं, पोजीशन को यकीनियत में ला रहे हैं, तो जो मोमेंटम है वो किस में चली जा रही है? गैर यकीनियत में। मोमेंटम गैर यकीनियत में क्यों जा रही है? क्योंकि मोमेंटम में चेंज ज्यादा आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा है। वेलोसिटी में क्यों ज्यादा चेंज आया? क्योंकि हमने जो वेवलेंथ यूज की है वो क्या यूज की है? शॉर्टर वेवलेंथ यूज की है। यानी कि वेवलेंथ अगर कम यूज कर रहे हैं तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज आने वाली है, मोमेंटम में अनसर्टेन ज्यादा होने वाली है। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट में आगे चल के यूज करूंगा। यानी जब हम शॉर्टर वेवलेंथ यूज करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ एमसीक्यू याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव। शॉर्टर वेवलेंथ यूज करने में पोजीशन में सर्टेन आने वाला है, और मोमेंटम में क्या आने वाला है? अनसर्टेन आने वाला है। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की। अब इसी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए मैंने पहले शॉर्टर वेवलेंथ की बात की थी, लेकिन अब अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की बात करेंगे तो क्या होगा? तो चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर यूजेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जब हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज करेंगे तो क्या होगा? भाई वेवलेंथ ज्यादा आ जाएगी तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। भाई मोमेंटम में कम चेंज आएगी। अब अगर मोमेंटम में कम चेंज आई, इसका क्या मतलब हुआ? कि वेलोसिटी में कम चेंज आई। अब वेलोसिटी में या मोमेंटम में कम चेंज आएगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मोमेंटम को एग्जैक्ट बता सकते हैं, इतनी चेंज नहीं आई, बिल्कुल कम चेंज आएगी। तो मोमेंटम सर्टेन हो जाएगी, लेकिन बदले में जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। पोजीशन किस में चली जाएगी? गैर यकीनियत में चले जाएगी। तो जब हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज करेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ का क्या मतलब है? लो एनर्जी। तो मोमेंटम किस में चली जाएगी? सर्टेन में चली जाएगी, और पोजीशन किस में चली जाएगी? अनसर्टेन में चली जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हम किसमें यूज करते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप कि आपको ये दो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जब तक ये समझ नहीं आएंगे आपको आगे वाला प्रोसेस समझ नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेशन याद कीजिएगा कि मोमेंटम को सर्टेन के लिए पोजीशन क्या करते हैं और हम कौन सी वेव यूज करते हैं।
और अगर हमें पोजीशन सर्टेन चाहिए, अनसर्टेन नहीं बल्कि सर्टेन चाहिए, तो कौन सी वेव यूज करेंगे और बदले में मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रखना है। तो चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये डबल स्लिट या सिंगल स्लिट के साथ भी रिसेंबल कर सकता है, मतलब एक ही बात है, दोनों को जो है आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब अगर आपके जहन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो तो आपके जहन में होगा, वरना आप कहेंगे कि सर हमें 1 साल हो गया है फर्स्ट ईयर क्लियर करे हुए और हमें जो है कुछ भी नहीं पता है इस चीज को लेकर। तो चलें हम बैठे, हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम इस चीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो चले मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि वेवलेंथ को कम ज्यादा करने से पोजीशन और जो है वो मोमेंटम कैसे सर्टेन और कैसे अनसर्टेन रह सकती है। उसके बाद हम इसके मजीद थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे और लास्ट में एक फाइनल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। तो चलें अब हम मजीद इस चीज पर डिस्कशन करते हैं। जो मैंने डबल स्लिट या सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट आपको बताया, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था वो। उसमें हमारे पास क्या था, एक स्लिट थी, है ना। उस स्लिट में हमने क्या किया था, उस स्लिट में हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करवाया। ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस करवाया इस छोटी सी स्लिट के साथ। ये बिल्कुल छोटी सी जो है वो स्लिट थी। अब जब हमने छोटी सी स्लिट यूज की तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये थी कि उस छोटी सी स्लिट से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम थी या जो वेलोसिटी थी उसमें ज्यादा चेंज आने वाला था। मोमेंटम या वेलोसिटी में क्या आने वाला था, ज्यादा चेंज आने वाला था। अब छोटी सी स्लिट थी तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही क्रॉस होंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन आप सर्टेन में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम छोटी सी स्लिट यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो सर्टेन होगी, लेकिन बदले में मोमेंटम में ज्यादा चेंज आने वाला है, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आने वाला है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि उसकी जो मोमेंटम होगी वो क्या होगी, मोमेंटम उसकी अनसर्टेन हो जाएगी, मोमेंटम इज अनसर्टेन। और इसी तरीके के साथ अगर हम इस स्लिट्स के बीच में जो विड्थ है इसको बढ़ा दें, अगर हम स्लिट्स के बीच में विड्थ जो है उसको बढ़ा दें तो बदले में क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टेन में चली जाएगी। क्यों, कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस हो, यहाँ से क्रॉस हो, यहाँ से क्रॉस हो, कहीं से भी क्रॉस हो सकता है। तो बदले में क्या होगा कि पोजीशन अनसर्टेन में चली जाएगी। जब हम उसकी विड्थ को बढ़ाएंगे पोजीशन इज अनसर्टेन, लेकिन बदले में जो मोमेंटम होगी वो क्या हो जाएगी, मोमेंटम हमारे पास सर्टेनिटी में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक चीज को सर्टेन में लेके आ रहे हैं, जैसे मोमेंटम को सर्टेन में लेके आए तो पोजीशन अनसर्टेन में चली गई, और अगर हम मोमेंटम को अनसर्टेन में लेके जा रहे हैं तो पोजीशन सर्टेन, मोमेंटम को सर्टेन तो पोजीशन अनसर्टेन। तो ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ रिलेट की। अब यहाँ पर दो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एक है एक्स के साथ रिलेटेड जो हम पोजीशन कह रहे हैं, और एक हम मोमेंटम के साथ रिलेट करके देखते हैं कि मोमेंटम और जो है वो पोजीशन का हमारे पास क्या रिलेशन है। तो चलें मैं यहाँ पर इस चीज को अरेज कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा सिंगल स्लिट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। मुझे इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करना था तो मैंने यहाँ पर रिलेट करवा के आपको समझा दिया। देखिए जो हमारे पास डेल्टा एक्स है, डेल्टा का मतलब है अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो मैं सर्टेनिटी नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी को मेजर करूंगा। तो जो पोजीशन में अनसर्टेन है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के साथ। अभी मैंने आपको समझाया था प्रीवियस में कि जो वेवलेंथ अगर हम लॉन्गर यूज करेंगे, जो हम क्या यूज करेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ अगर यूज कर रहे हैं तो पोजीशन में ज्यादा अनसर्टेनिटी आने वाली है लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। यानी वेवलेंथ जैसे बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगी, पोजीशन नहीं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये डेल्टा वर्ड याद कीजिएगा। डेल्टा वर्ड की मीनिंग क्या है, डेल्टा वर्ड की मीनिंग यही है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यानी कि लार्जर वेवलेंथ की वेव यूज करूंगा तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा आने वाली है, अगर कम यूज करेंगे तो अनसर्टेनिटी कम आने वाली है। तो डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एक ये रिलेशन है। तो चले मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और मोमेंटम का रिलेशन कैसे बनेगा, आपके जहन में अगर कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप मुझे बता दें भाई। अगर मुझे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लेना हो तो मोमेंटम का हम कैसे कॉन्सेप्ट लेंगे, बड़ा सिंपल सी कॉन्सेप्ट हो गया है कि मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देखिए मोमेंटम जब हमने क्या यूज, जब हमने वेवलेंथ कम यूज की थी, जब हमने वेवलेंथ कम यूज की थी तो बदले में मोमेंटम की डेल्टा बढ़ गई थी। डेल्टा मतलब अनसर्टेनिटी। तो वेवलेंथ कम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा, और अगर वेवलेंथ ज्यादा तो मोमेंटम इन अनसर्टेनिटी कम।
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सॉरी रॉन्ग, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर वेवलेंथ कम लेंगे तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगी। डेल्टा का मतलब है अनसर्टेनिटी। तो ये दो इक्वेशंस हमने यहाँ से फाइंड कर ली, एक ऊपर वाली, एक नेक्स्ट वन हमारे पास है ये। अब हम दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में कंबाइन करें तो ये लेमडा बटे लेमडा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो बाकी हमारा रिलेशन क्या बनेगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये एक कांस्टेंट के बराबर भी हो सकते हैं या कांस्टेंट से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो जो कांस्टेंट के बराबर है या कांस्टेंट से ज्यादा है वो कौन सा कांस्टेंट है? वो कांस्टेंट है हमारे पास एच बार। ये कांस्टेंट है जो किसको शो करता है? जो दर हकीकत अनसर्टेनिटी को शो करता है। किसको शो करता है? अनसर्टेनिटी को ही शो करता है। अब ये एच जो बार है इसे हम क्या कहते हैं? इसको आप जो है वो कंप्रेस्ड कांस्टेंट भी कह सकते हैं ना, या तो हम इसको जो है वो डायरेक्ट कांस्टेंट कहते हैं। डायरेक्ट कांस्टेंट, ये डायरेक्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो डायरेक्ट कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। और ये जो है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है h ओवर 2 पाई। तो जो h का यूनिट है वो h कट का भी यूनिट है, h बार का भी यूनिट है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी गॉट द आंसर 1.05 into 10 पावर -34 जूल into सेकेंड। भाई वैल्यू कैसे पुट करेंगे? h की वैल्यू आपको पता है, 2 और पाई की वैल्यू आपको पता है। तो आप ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2 पाई। किसी बुक्स में वो h डिवाइडेड बाय 4 पाई भी लिखा पड़ा है तो कोई इशू नहीं। ये हायर क्लास की मैथमेटिक्स है, उसमें से हम ये इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से मुझे इसको मजीद डिस्कस नहीं करना, मुझे बस इक्वेशन एक्सप्लेन करनी थी कि इस इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ से डिटरमाइन कर ली इन केसेस के हिसाब से। चलें, अब इस चीज को थोड़ा सा मैं और भी जो है ना वो एक्सप्लेन कर लूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। नाउ लुक एट दिस वन। भाई अगर मैं डेल्टा एक्स को इस साइड लेके जाऊं तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये डेल्टा का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी इन एक्स कम होगी तो अनसर्टेनिटी इन पी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर अनसर्टेनिटी इन एक्स ज्यादा होगी तो अनसर्टेनिटी इन पी क्या होगी? कम होगी। अनसर्टेनिटी कम का क्या मतलब है? कि सर्टेन, वो सर्टेन होता जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के बीच में, बिकॉज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पहली अनसर्टेनिटी है जो हम मोमेंटम और पोजीशन के टर्म्स में पढ़ते हैं। दूसरी एक और अनसर्टेनिटी होती है जो हम किसके टर्म्स में पढ़ते हैं? एनर्जी और टाइम के टर्म्स में। अब एनर्जी और टाइम के टर्म्स में अनसर्टेनिटी क्या है? तो मैं इस चीज को क्लियर आउटलाइंस करूंगा। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी। एनर्जी टू टाइम अनसर्टेनिटी। देखिए, एनर्जी और टाइम अनसर्टेनिटी का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। भाई जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और फोटॉन हमारे आंखों के साथ टकरा रहा है तो टकराने के बाद क्या हो रहा है? टकराने के बाद उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना, दैट टाइम इज डेल्टा टी। और उस फोटॉन की कोई ना कोई एनर्जी होगी, दैट इज डेल्टा ई। तो डेल्टा ई और डेल्टा टी का आपस में रिलेशन है। वो हम रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे? देखें, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर हमने किया? एच कट के बराबर किया, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटी के साइन देते हैं ये अनसर्टेनिटी को ही शो करता है। अब ये जो डेल्टा एक्स है ये पोजीशन है, मतलब डिस्टेंस ही हुआ। पोजीशन को आप डिस्टेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। और डिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ स्पीड, क्योंकि हम फोटॉन की बात कर रहे हैं तो फोटॉन की स्पीड तो सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। इसको आप डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको मैं एस को हटाकर यहाँ पर बल्कि मैं क्या पुट कर देता हूँ? डेल्टा एक्स पुट कर देता हूँ, ठीक है। एक ये चीज है। उसके बाद ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी क्या है? ये मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी यानी डेल्टा एम इंटू सी। तो सी को हम एज अ कांस्टेंट फैक्टर लेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा एक्स की जगह पर लिखूंगा सी इंटू डेल्टा टी और डेल्टा पी की जगह पर लिखेंगे डेल्टा एम इंटू सी। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट हो जाएगा। अब इसमें से मैं जो है ना इस चीज को ऐसे कर लेता हूँ कि सी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट। तो बदले में डेल्टा एम सी स्क्वायर किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट। ये दूसरी इक्वेशन है एनर्जी और टाइम के साथ रिलेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसा फोटॉन लूंगा जिसकी एनर्जी कम होगी, है ना, जिसकी एनर्जी अगर कम हो तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी के हिसाब से उसका रिलेशन क्या बनेगा? यही बनेगा कि अगर अनसर्टेनिटी मतलब एनर्जी में अगर अनसर्टेनिटी कम है
तो टाइम में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी में अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो टाइम में अनसर्टेनिटी क्या आएगी, कम आएगी, जब तक वो हमारी आंखों को जाके हिट करे। तो ये एनर्जी और टाइम का आपस में, एनर्जी और टाइम की भी आपस में क्या बन जाएगी, अनसर्टेनिटी बन सकती है। इस पूरे डिस्कशन का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। वो बेसिक कॉन्सेप्ट दर हकीकत वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का होता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप पार्टिकल नेचर को ढूंढेंगे, अगर आप पार्टिकल नेचर को ढूंढेंगे तो वेव नेचर क्या रहेगी, वेव नेचर गैर यकीनियत में चली जाएगी, अनसर्टेन। ठीक है। और अगर आप वेव नेचर को ढूंढेंगे तो पार्टिकल नेचर किस में चली जाएगी, गैर यकीनियत में चली जाएगी। तो बेसिक फॉर्मेशन ये है पार्टिकल और वेव के साथ हम जो रिलेट करते हैं। तो पार्टिकल नेचर ढूंढेंगे तो वेव नेचर अनसर्टेन, अगर वेव नेचर ढूंढेंगे तो पार्टिकल नेचर अनसर्टेन। वैसे भी देखें, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई लाइट सूरज से हमारे पास पहुंच रही है, वेव या पार्टिकल, तो आप मुझे नहीं बता सकते। आप कहेंगे सर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम पार्टिकल या वेव को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे पार्टिकल बताएंगे तो आप कहेंगे सर वेव गैर यकीनियत में, अगर वेव बताएंगे तो पार्टिकल गैर यकीनियत में है। तो ये रहा फाइनल टॉपिक इसी लेक्चर सीरीज का, मॉडर्न फिजिक्स का। और इसके बाद जो है मैंने स्टार्ट करनी है ई केट और एम केट के साथ रिलेटेड। तो अभी आपसे जो है वो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल मेरा पहला लेक्चर होगा इस एम केट और ई केट सीरीज के साथ रिलेटेड। कुछ बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन फिलहाल इस चीज को कंप्लीट करना था तो मैंने आज इसी चीज को कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। सो आई होप कि आपको ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। तो फिर इंशाल्लाह जो है मजीद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।